सच बताऊं, जब ये कुर्सी कांड हुआ ना, उसके बाद भी मैंने सोचा नहीं था कि थंडरबोल्ट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी बन जाएगी एमसीयू के आने वाले फेज के लिए। मतलब ये तो पता चल गया था कि इस मूवी के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स एवेंजर्स डूम्सडे के लिए रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि थंडरबोल्ट्स के ही पोस्ट क्रेडिट सीन में ये इतना बड़ा ट्विस्ट फेंक देंगे। और हाँ, ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है ना, एक स्पेसशिप ही तो रिवील किया, लेकिन इस स्पेसशिप से आगे की बहुत सारी चीजें बदल जाती है जो हम लोग स्पेकुलेट करके चल रहे थे। क्या, एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने ये पहले भी बताया कि इस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन को रूसो ब्रदर्स ने ही शूट किया है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग इन अ वे एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत देख रहे हो। इसमें हमको ये पता चल गया कि एक 14 महीने की टाइम जंप है। जो कुछ भी थंडरबोल्ट्स में हुआ उसके बाद अब काफी लंबा टाइम बीत चुका है और ये सारे के सारे थंडरबोल्ट्स अपने आप को न्यू एवेंजर्स की तरह एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब इनको फैंटास्टिक फोर का शिप देखने को मिलता है और वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हाँ चलो ठीक है, आने वाली मूवी है तो ये लोग इसको इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं और हाइप भी बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इस शिप को थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो बहुत सारी चीजें नोटिस हो जाती हैं। सबसे पहले तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में जो हमको स्पेसशिप दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखो। देख लिया? अब इसके बाद ये वाले शिप को एक बार फिर से देखो। कोई डिफरेंस समझ में आया? दोनों शिप्स अलग अलग है। कुल मिला के जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में हमको स्पेसशिप दिखाया गया, उसके पीछे 3 फिन्स है। वहीं पर थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर का जो शिप है उसके 4 फिन्स है, जो इन दोनों शिप्स को काफी डिफरेंट बना देता है। इनफैक्ट अगर आप इस वाले शिप को नोटिस करते हो तो यहाँ पे फैंटास्टिक फोर का 4 तक नहीं बना हुआ, जो फैंटास्टिक फोर को लेकर कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता है। सबसे पहले तो इनके टीजर में हम लोग इसी शिप को 2-3 बार देखते हैं और इसी बात से हमको कई सारी पॉसिबिलिटीज फैंटास्टिक फोर को लेकर ही समझ में आ जाती हैं। सबसे पहला तो ये कि ये वाला शिप जो हमको 2-3 बार एक ही टीजर में दिखा दिया गया है, वो इनका प्रोटोटाइप शिप होगा, जिससे शायद ये सबसे पहली बार स्पेस में जाते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये वही स्पेसशिप है जहां पर ये पूरे प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन वाला सीन भी देख रहे हैं। और इससे हमको ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो टीजर में हमको प्लैनेट डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया गया है वो फैंटास्टिक फोर की अर्थ नहीं है, बल्कि जो मैंने अपने ब्रेकडाउन में बोला था उस चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है कि फैंटास्टिक फोर स्पेस में गए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। वहां पर वो गैलेक्टस के थ्रू कोई प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख रहे हैं, जिससे कॉस्मिक रेडिएशन निकलती है और उसी कॉस्मिक रेडिएशन से इनको अपनी पावर्स मिलेंगी पहली बार में। क्योंकि गैलेक्टस की पावर्स कॉस्मिक नेचर की हैं, तो उसी कॉस्मिक रेडिएशन से इनको पावर्स मिलती है। ये पूरा वो स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वाला सर्कल भी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जब ये अर्थ पे वापस आते हैं तो काफी लंबा सिग्निफिकेंट टाइम जंप होगा, इनको सुपर हीरोज की तरह एस्टैब्लिश किया जाएगा, या फिर हमको मूवी में ये हल्के फुल्के फ्लैशबैक्स के थ्रू स्टोरी बता दी जाएगी। और फिर जब ये दूसरी बार स्पेस में जाने के लिए तैयार होते हैं, तब इनके पास एक डिफरेंट स्पेसशिप है जो अभी तक हमको दिखाया नहीं गया, लेकिन थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये बात रिवील हो जाती है। एंड इस पे 4 लिखा नहीं होना वो टोटली मेक सेंस, क्योंकि तब तक फैंटास्टिक फोर को अपनी पावर्स मिली नहीं थी, तो फैंटास्टिक फोर थे भी नहीं। लेकिन अब इनको अपनी पावर्स मिल चुकी है तो इनकी ब्रांडिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है। फिर चाहे इनके सूट्स हो, इनकी कार हो, इनके जूते, मोजे, हर एक जगह पर 4 बना हुआ है, तो फिर स्पेसशिप पे भी क्यों नहीं? अब इस शिप में कितने फैंटास्टिक फोर के लोग हैं ये हमको नहीं बताया गया। अब देखो, फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर, उसकी मूवी को लेकर और भी काफी सारी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर हम इस पोस्ट क्रेडिट सीन पे एक बार फिर से लौट के आए तो यहाँ पर हमको थंडरबोल्ट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, या फिर मुझे न्यू अवेंजर्स बोलना चाहिए। तो इनका भी आपस में कुछ मामला सेट नहीं हो रहा है। मतलब ये अपने आप को न्यू एवेंजर्स बोल रहे हैं, लेकिन सैम विल्सन को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, तो उसने उठा करके इनको सू करने की सोची है। अब अगर आप इसको टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से, अब सैम विल्सन के कैरेक्टर से समझने की कोशिश करो तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। मतलब सैम विल्सन जो कि कैप्टन अमेरिका है और राइचियसनेस की बात करता है, तो फिर उसके लिए तो ये काफी कैरेक्टर के विरुद्ध जा रहा है ना। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं तो सैम ने इस पूरी चीज को अच्छे से देखा, समझा, परखा होगा और उसको लगा होगा कि यार ये लोग जो थोड़े टाइम पहले तक मॉरली, एथिकली करप्ट मर्डरर्स थे, कोल्ड ब्लड में लोगों की जान ले लिया करते थे, आज एवेंजर्स बने हुए घूम रहे हैं और उस चीज से पैसा भी कमा रहे हैं जब उसको एक लोन तक नहीं मिल पा रहा था। तो उसके इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से वहां पर जितने भी लोग अपने आप को एवेंजर्स बोलते हुए फिर रहे हैं, वो सैम विल्सन के अकॉर्डिंगली एवेंजर्स कहलाने लायक नहीं है, और तभी वो उनको सू करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इससे एवेंजर्स और सैम विल्सन की जो टीम होगी, इनके बीच में भी एक अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट सेटअप हो जाएगा। जी हाँ, मैंने सैम विल्सन की टीम इसीलिए बोला क्योंकि अगर हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन को थोड़ा बहुत भी सीरियसली ले लें, जहां पर लीडर सैम विल्सन को एक वार्निंग देता है कि ऊपर से लोग आने वाले हैं, तो सैम विल्सन ने भी उसके हिसाब से अपनी खुद की एक टीम बनानी शुरू करी होगी, जो 1-1.5 साल में जाकर कंप्लीट हो गई होगी। अब इसमें कौन होगा? मतलब टॉरस हो सकता है, या फिर वंडरमैन हो सकता है, जिसके रूमर्स हैं इस मूवी में अपीयर होने के, या फिर
शूरी हो सकती है, म्बाकू हो सकता है, वकांडा की जो पूरी पार्टी है उसको सैम विल्सन अपने चंगुल में कर सकता है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। जो पॉइंट है वो ये कि सैम विल्सन भी शायद अपनी खुद की एक टीम बना लेगा, और अगर ये भी एक अवेंजर्स की टीम है तो इस तरह से इन दोनों सुपर हीरो एवेंजर्स की टीम्स में ये लोग डूम्सडे शुरू होने से पहले एक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट को सेटअप कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इतना बड़ा थ्रेट आ चुका है कि पहले तो एवेंजर्स थे नहीं, और अब जो आ चुके हैं तो वो भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, कुछ इन्फिनिटी वॉर की तरह। अब अगर दो अलग अलग टीम्स बन चुकी हैं तो डूम्सडे बहुत हद तक डिफाइन कर दी गई है कि अर्थ पे अगर सुपर विलन्स का अटैक होता है या एक्समैन का अटैक होता है, डूम का अटैक होता है, तो यही दोनों टीमें जाकर के उसको इंटरसेप्ट करेंगी। लेकिन फिर फैंटास्टिक फोर का क्या? तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि वो कहां पे जाके गिरते हैं। I mean, जिस तरह से अभी दिखाया जा रहा है तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि फैंटास्टिक फोर मोस्ट लाइकली न्यू एवेंजर्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे सबसे पहले, क्योंकि इसी पोस्ट क्रेडिट सीन को ये लोग आगे जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं और ऐसे बता सकते हैं कि हाँ फैंटास्टिक फोर से ये सबसे पहले मिले। लेकिन अगर आप इस चीज को सोच के देखो तो रीड रिचर्ड्स जो इतने बड़े डिजास्टर के बाद इनके यूनिवर्स में आ रहा है और उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, मल्टीवर्स, इनकर्जन्स, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा और कैसे उन चीजों को रोका जा सकता है, तो जब ये चीज वो न्यू एवेंजर्स को समझाएगा तो पता है वो कैसा है, गंजे के सिर पे शैम्पू लगाने जैसा, क्योंकि इनको तो घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो ऐसे में रीड रिचर्ड्स या फिर पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम का वकांडा में जाना डज मेक मोर सेंस, क्योंकि वहां जाकर वो उनके टेक का इस्तेमाल कर सकता है, शूरी के साथ मिलकर काम कर सकता है टू प्रिवेंट द डिजास्टर दैट इज एक्चुअली कमिंग देयर। लेकिन फिर मैंने अपने पोस्ट क्रेडिट्स वाले वीडियो में भी एक चीज बोली थी कि फैंटास्टिक फोर का अर्थ पे आना इनकर्जन कॉज तो कर सकता है, मतलब मार्वल ने जो अभी तक लॉजिक दिया है इनकर्जन्स का, तो उसके हिसाब से अगर कोई भी इंसान एक दूसरे यूनिवर्स में ज्यादा लंबे टाइम तक रह लेता है, कुछ बड़ी चेंजेस को करता है, तो फिर वो दोनों यूनिवर्सेस आपस में इनकर्जन करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन फैंटास्टिक फोर का तो यूनिवर्स बचेगा ही नहीं अगर गैलेक्टस उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर 616 की अर्थ जाकर के किससे टकराएगी? अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बिकॉज मोनिका एक्सपेन वाले यूनिवर्स में पहले से है, तो हो सकता है कि एक्सपेन का यूनिवर्स और इनका मतलब जो 616 वाला यूनिवर्स है ये आपस में जाकर के इनकर्जन करें और तब हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच ये है कि अगर फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से डिस्प्लेस हुए हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि डॉक्टर डूम भी अपने यूनिवर्स से मूव कर चुका हो, और जहां तक है वो एक्समैन के यूनिवर्स में पहुंचेगा। वो वहां पहुंचकर उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, ये बता के कि भाई देखो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, ये जितने भी इनकर्जन है मैं जानता हूं इनको कैसे रोकना है, और अननोइंगली एक्समैन या फिर मैग्नीटो की पूरी सेना ये सब लोग मिलकर डॉक्टर डूम की मदद कर रहे हैं टू डू हिज शिट दैट ही वांट्स टू पुल ऑफ। अब यहां पर एक चीज और भी है जो हम लोगों ने इस पोस्ट क्रेडिट सीन में देखी और ये चीजों को काफी रिमार्केबली चेंज कर देती है। मैं बात कर रहा हूं सेंट्री की। जब थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर वगैरह आए थे तो ये समझ में आ रहा था कि सेंट्री मूवी का मेन एंटागनिस्ट होगा, लेकिन इसका रेजोल्यूशन ऐसे निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेंट्री एक्चुअली न्यू एवेंजर्स को ही ज्वाइन कर लेगा और उनके साथ बना हुआ बॉन्ड उसको वॉइड को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा, जो ये चीज क्लियरली प्रूव कर देता है कि सेंट्री को लेकर मार्वल के प्लान्स हैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि अगर उसको डिस्पोज ही करना होता तो किसी फैसिलिटी में बंद करा देते या फिर ऐसी जगह भेज देते जहां से उसका कोई बचा नहीं है और फिर लोग भूल गए उसके बारे में। कई सारे कैरेक्टर्स के साथ कर चुके हैं वो चीज। तो सेंट्री जो न्यू एवेंजर्स का मेंबर है, बहुत हाई चांसेस है कि इसका एनकाउंटर डॉक्टर डूम से हो जब वो अर्थ पे आएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें इनको डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी दिखाने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर डूम आता है, सारे थंडरबोल्ट्स, न्यू एवेंजर्स, सैम विल्सन के एवेंजर्स ये सब डूम से लड़ने की कोशिश करते हैं, बट डूम एक्चुअली डिस्ट्रॉयज देम। या फिर एक पॉसिबिलिटी और भी है कि ये सब लोग आते तो हैं इससे लड़ने के लिए, लेकिन जब इनको पता चलता है कि अरे ये तो टोनी स्टार्क है, तो वो इनको बहुत आराम से मैनिपुलेट कर देता है। लेकिन फिर एंट्री होती है वॉइड की, जो अपनी पावर्स के थ्रू डूम के पास्ट को एक्सप्लोर करता है, जैसे हमको थंडरबोल्ट्स में दिखाया गया। वो डूम की मेमोरीज को टेक ओवर करता है, वहां से उसको पता चलता है कि डूम का जो ट्रॉमेटिक पास्ट है, और उसी के थ्रू हमको भी डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी दिखाई जा सकती है कि फैंटास्टिक फोर में उसके साथ हुआ क्या। मतलब इनको फैंटास्टिक फोर में डूम की बैक स्टोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये लोग डूम्सडे में ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वॉइड की पावर्स के थ्रू। और तब वॉइड को ये पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक कैरेक्टर है, बट द मोमेंट ही रियलाइजेस दिस, डूम उसे जान से मार देगा, वो उसे बीच में से फाड़ेगा। और इस चीज को मैं जानता हूं कि पीजी रेटिंग की वजह से दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने देखा है कि वॉइड पूरी तरह से काला है, तो जब उसको फाड़ता है तो उसके अंदर से और ब्लैक निकल सकता है। बट या द मोमेंट दिस हैपेंस, एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स सब के सब अलर्ट हो जाते हैं और तब उनको समझ में आता है कि उनके सामने जो थ्रेट है वो कितना डेंजरस होगा। लेकिन हाँ, मुझे ये भी लगता है कि सीक्रेट वॉर्स में मार्वल के सेंट्री को लेकर और भी बड़े बड़े प्लान्स हो सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको ये लोग काफी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे।
अगर वो बैटल वर्ल्ड वाली सिचुएशन में होता है तो। लेकिन यहां पर उसका मरना मैटर नहीं करता। इनफैक्ट डूम्सडे में किसी भी कैरेक्टर का मरना मैटर नहीं करता, बिकॉज डूम जब बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा, क्योंकि वो उसे अपनी इच्छा के मुताबिक वो कैरेक्टर बना सकता है, उसको वो काम सौंप सकता है जो वो उससे करवाना चाहता है बैटल वर्ल्ड में, क्योंकि ये डॉक्टर डूम नहीं, गॉड एम्परर डूम है। लेकिन खैर, मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीजें आई थी थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद, जो मुझे लगा कि डूम्सडे पे काफी बड़ा असर डाल सकती है। मैंने इनिशियली ऐसा नहीं सोचा था कि ये लोग डायरेक्टली थंडरबोल्ट्स को बिल्कुल इतना इमीडिएटली डूम्सडे से कनेक्ट करा देंगे। मतलब वो डूम्सडे का ही शॉट है। बहुत हाई चांसेस है कि डूम्सडे में जब हम न्यू एवेंजर्स को देखें तो इसी का कंटिन्यूएशन शॉट देखने को मिले, जैसे कुछ कुछ थॉर रैग्नारॉक का पोस्ट क्रेडिट जहां पे थैनोस का पूरा शिप आता है, और फिर इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग जहां पर थैनोस ने उसके पूरे शिप को खत्म करके रख दिया है। I mean, मैं बस स्पेकुलेट कर रहा हूं, तुम बताना तुम्हें क्या लगता है इस पूरी चीज के बारे में। मिलते हैं अगले, और लाइक मिलेंगे अगले में।